नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में तथा गोपाल कृष्ण गोखले के देन या फिर कहीं योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के बारे में हम देखते हैं कि गोखले न केवल एक रचनात्मक राजनीतिक वरन एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट भाषण दिए थे उनमें से प्रत्येक भाषण आर्थिक विषयों के संबंध में उनके गहरे ज्ञान को स्पष्ट करता है। उनके आर्थिक विचारों में प्रमुख है भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण ये बताया कि भारत का सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपियन अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं हो पाता है। सेलवाई आयोग के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में बहुत अधिक है, जबकि रूस कुल राजस्व के 31%, फ्रांस 19%, जापान 16% और इटली 13% व्यय सेना पर करते हैं, जबकि भारत का सैनिक व्यय 35% है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक आरक्षित सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में कम वेतन भत्ते देने होंगे। सेकंड है भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी प्रबल विरोध किया था। यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ था और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने में भी रेल बहुत उपयोगी रही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से नहीं वरन भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है तथा वहां से विदेश भेजा जाता है तथा विदेशों से जो फैंसी माल बनाया जाता है उसको आयात किया जाता है और उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांव और कस्बों तक पहुंचाकर वहां ऊंचे मूल्यों पर उनको बेचा जाता है। आयात किया गया माल स्वदेशी उद्योगों का नाश कर रहे थे और दस्तकारों तथा छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेला जा रहा था। इस प्रकार रेलें भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी प्रतिपादन किया था कि विदेशी व्यापारियों को दी जाने वाली अधिकाधिक रियायतें और सुविधाओं के कारण रेलों को घाटा हो रहा है। थर्ड है उनका आर्थिक विचार संबंधी मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड की नीति का विरोध करते हुए कहा कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया है। बाष्प चालित तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे थे और देश की प्रगति रुक गई थी। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती की ओर जाने के लिए बाध्य हुए थे और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे थे। गोखले इस बात के पक्ष में थे कि भारत के नवजात उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गोखले ने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण की नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है उनका ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। गोखले सभी ग्रामीणों और विशेषतः कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे इस बात से परिचित थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों से और अन्य स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, जिससे उनके द्वारा कृषि भूमि और अन्य साधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है तथा ये सारी स्थिति उनके लिए प्राणलेवा
होती है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनेशन बिल को गोखले ने एक नकारात्मक कदम बताया और उसका कड़ा विरोध किया। गोखले का सुझाव था कि सहकारी साख समितियां स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। गोखले ये जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, अतः वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य हेतु बीज, खाद और सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय आदि के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। उन्होंने भारत में कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की थी और ग्रामीण विकास के लिए सभी संभव तरीकों से कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसा विचार उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। नेक्स्ट, जनता पर करों के भार को कम करने पर बल। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से बहुत दुखी थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा मनमाने तरीके से करों में वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें और परिणामतः जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए थे, जिसमें प्रमुख सुझाव थे अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतया माफी की जानी चाहिए, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना, नमक कर में कमी करना और अंत में उसे पूर्णतः समाप्त करना आदि उनके करों के भार को कम करने संबंधी सुझाव दिए थे उन्होंने। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने कृषि के साथ ही औद्योगिक विकास पर भी बल दिया था और उन्होंने इस क्षेत्र में कई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी घातक हुई। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की थी कि उद्योग में लगे श्रम में अधिकाधिक कुशलता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए, उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियां खोली जाएं, उद्योग धंधों के लिए उपलब्ध स्रोतों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उनका पूरा लाभ उठाया जा सके। नेक्स्ट है वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधार। लोगों के कल्याण कार्यों का भार भारतीय सरकारों पर है, प्रांतीय सरकारों पर है, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार हड़प लेती है। यह अनुचित स्थिति है, अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन बने रहें। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिर्धारित हो और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। वास्तव में वे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों के विरोधी थे। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा पौंड में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक स्वर्ण मान कोष गोल्ड स्टैंडर्ड फंड स्थापित किया गया था। सन 1907 के बजट भाषण में गोखले ने इस कोष के संचय का विरोध किया था। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार। अब हम उनके योगदान के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके योगदान के बारे में देखते हैं। उनके योगदान में हम देखते हैं कि गोखले एक उदारवादी व्यक्ति थे और तथा गोखले का राजनीति जो चिंतन था वह उदारवादी विचारधाराएं अनेक आलोचनाओं का विषय रही हैं। वो जो जिस विचारधारा से संबंध रखते थे उसकी आलोचनाएं की जाती थी। आलोचकों के अनुसार ना तो गोखले की मूलभूत विचारधारा सही थी और ना ही उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावदायक थे। साम्राज्यवादी ब्रिटेन द्वारा
जब भारत पर शासन किया जा रहा था तो एक व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में किसी एक ही मार्ग को अपना सकता था, लेकिन गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी और उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था। जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध किया था कि साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। नेक्स्ट है उसके उनके विचार जो हैं, उनके योगदान को हम देखते हैं कि पहला है ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। गोखले उदारवादी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में उन्होंने सदैव ही आवश्यक निर्भीकता का परिचय दिया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी रवैये और नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रबल आलोचना भी की थी और जो अत्यधिक सैनिक व्यय किया जाता था उसका भी उन्होंने आलोचना की थी। भारी कर भार, उच्च नौकरशाही के अभारतीय स्वरूप, विधानसभाओं के दोषपूर्ण गठन और उनके अपर्याप्त अधिकारों पर उन्होंने सदैव ही विरोध प्रकट किया था। उन्होंने जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट किए थे उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण देन भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना है। गोखले ने सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करते हुए शासन से संबद्ध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीयता के एक जनक। गोखले के चिंतन और कार्य में चमत्कारिकता का अभाव है, लेकिन उनके सुदूर व्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है उनमें गोखले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण का आग्रह। गोखले नौकरशाही के हाथों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे और उन्होंने भारत में प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। गोखले की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बतलाते हुए अपने समय में जो योजना उन्होंने प्रस्तुत की थी वह आज भी भारत में पंचायती राज के संबंध में प्रासंगिक है। नेक्स्ट है उनका योगदान के रूप में हम देख सकते हैं उपयोगी आर्थिक चिंतन के रूप में। गोखले न केवल राजनीति वरन इतिहास और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड पंडित भी थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि में सुधार करने और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की थी। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी थी। उनका आर्थिक चिंतन इस बात का परिचायक है कि उन्होंने आर्थिक मामलों में स्पष्ट और गहरी दृष्टि प्राप्त थी। नेक्स्ट उनका राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीतिक चिंतन को गोखले की सबसे बड़ी और स्थायी देन राजनीति का आध्यात्मिकीकरण है। साध्य ही साधनों का औचित्य है। उन्होंने सदैव इस दृष्टिकोण का विरोध किया है, इस बात पर बल दिया कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ने,
और चरित्र निर्माण की बात आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना। गोखले की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है भारत सेवक समाज की स्थापना। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य तथा शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए तथा उन्हें देश के लिए समर्पण भाव को अपनाने हेतु प्रेरित भी किया गया। इस संस्था ने ही भारत को श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.M. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। इस संस्था के संविधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा था कि अब हमारे काफी देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक रूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम इस तरह भर जाना चाहिए कि उसके सामने और सब बातें महत्वहीन मालूम हो। समाज सुधार के कार्य में भी उनकी तीव्र रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर के समाज सुधार कार्यों में उन्होंने सदैव ही पूर्ण सहयोग दिया था। ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के प्रमुख योगदान था। गोखले की उदारवादी विचारधारा के कारण भारत के गर्म दलीय विचारधारा वाले लोग उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी व्यक्ति के रूप में कहते थे, जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में जानबूझकर हथियार बनने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ उनकी देशभक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार तथा प्रतिक्रियावादी तत्व उन्हें एक छिपा हुआ राजद्रोही भी कहते थे। वास्तव में वे ना तो एक छिपे हुए राजद्रोही थे, ना ही एक दुर्बल हृदय उदारवादी अर्थात प्रतिक्रियावादी थे। ये थे गोखले के आर्थिक विचार और उसका योगदान।